So let's talk about properties of fluids. देखो प्रॉपर्टीज में ना दो पेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम ये चार प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इनमें से इंटेंसिव कौन सी हैं और एक्सटेंसिव कौन सी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मास डेंसिटी से। देखो बचपन में तो हमने सबने पढ़ा है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो किसी सब्सटेंस का जो मास है वो कैसे पता चलता है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। इट मीन्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी गिवन वॉल्यूम में, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस वो हैवी होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा सब्सटेंस जो है वो हैवी होगा या लाइट होगा। अब अगर सब्सटेंस ज़्यादा हैवी हुआ तो वो सिंक कर जाएगा, और अगर कम हैवी हुआ तो वो फ्लोट कर जाएगा। लेकिन ये सिंक और फ्लोट किस में कर जाएगा, तो वहीं पे आता है डेंसिटी का रोल। अब कुछ कॉमन लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी हमने कैलकुलेट करी, हमें पता चला कि जैसे कि वाटर है उसका जो मास होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली पेट्रोल 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डीजल 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वुड 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड देन मर्क्यूरी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो एग्जैक्ट तो नहीं पूछा, 13,580 समथिंग होता है, लेकिन नियरली इसको 13,600 लेके चलते हैं। तो ये कुछ कॉमन डेंसिटीज़ हैं। अब कुछ कॉमन गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन की डेंसिटी है 1.165 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हीलियम है हमारी 0.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो हमारी हाइड्रोजन है वो है 0.083 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे एटमॉस्फेयर की लाइटेस्ट गैस है, और ये जो मर्क्यूरी है ये हमारे पास हैवीएस्ट लिक्विड अवेलेबल है। अभी मैं बात कर रहा था सिंक की और फ्लोट की, लेकिन कोई भी लिक्विड किस में सिंक करेगा या किस में फ्लोट करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। अब वाटर है उसके पास है 1000 किलोग्राम मास 1 मीटर क्यूब में, लेकिन जो पेट्रोल है उसका मास है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब अगर हम दोनों में देखें तो कौन सा ज़्यादा हैवी है, ऑफ कोर्स वाटर, क्योंकि वाटर के पास 1000 मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं 1 मीटर क्यूब में। तो नंबर से ही पता चल रहा है कि वाटर जो है ज़्यादा हैवी है, इसका मतलब वो सिंक करेगा, वेयर एज जो पेट्रोल है वो हल्का है तो वो ऊपर आ जाएगा। और वहीं मैं अगर डीजल मिला दूँ दोनों के मिक्सचर में तो डीजल जो है वो बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये कौन डिसाइड कर रहा है, उसकी डेंसिटी, और डेंसिटी कौन डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी जितने भी कॉमन फ्लूइड्स हैं इनकी जो डेंसिटीज़ हैं नियरली कांस्टेंट ही रहती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रेशर बढ़ा के इनके मॉलिक्यूल्स को हम और ज़्यादा पैक कर दें और उनकी वॉल्यूम कम होने से उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ़र्क पड़ता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि अगर हम प्रेशर को 200 से 250 गुना अगर बढ़ाएं तो केवल 1% चेंज ही आता है। तो इसी वजह से इनकी डेंसिटीज़ जो है वो नियरली कांस्टेंट मानी जाती है और इनको एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है वेट डेंसिटी। अब वेट तभी काउंट होता है जब हम किसी मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ mg डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हमने मास डेंसिटी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम तो मास डेंसिटी ही था। अब हमें वेट काउंट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो जब हम किसी फ्लूइड के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि वो फ्लूइड जो है बॉटम पे कितना प्रेशर लगा रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब अगर सिर्फ हम मास डेंसिटी की बात कर रहे होते तो हमें सिर्फ यही पता चलता है कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, लेकिन जब हम वेट डेंसिटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसका कितना वेट लग रहा है उस पॉइंट पे और उस वेट की वजह से कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमने काम लिया ग्रेविटी का, और इसी ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना हमारे लिए आसान हो गया। अब देखो ये जो ग्रेविटी है ये डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस। अब जितनी ज़्यादा या कम ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा या कम उसकी वेट डेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा ही कम उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। फिर चाहे अगर हम बात करें मून की, मार्स की या अर्थ पे ही वेरियस प्लेसेस की, तो उनकी जो डेंसिटी है उनमें फ़र्क आएगा। अब आपको पता है कि मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी के, इट मीन्स जो उसकी वेट डेंसिटी है वो भी 1/6 ही हो जाएगी। तो तब वहाँ मास डेंसिटी काम नहीं आती, वहाँ पे वेट डेंसिटी काम आती है। अब इस जी की जो यूनिट है वो नियरली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा लास्ट में यूनिट इसकी। अब ये जो जी है ये 9.81 ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो जी है ना ये देखो वेरिएबल क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस। अब ये जो ग्रेविटी है ये ऑल्सो डिपेंड करती है आपका जो डिस्टेंस है उस पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर हम 4500 मीटर बिलो सी लेवल जाएँ
तो हमारी जो ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट हो जाती है 9.8295 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम 1,00,000 मीटर ऊपर जाएं सी लेवल से तो हमारी जो ग्रेविटी है वो हो जाती है 7.3218 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल डिपेंड करती है हमारे डिस्टेंस से फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, और क्रेस्ट के पास इसकी जो वैल्यू है वो नियरली 9.81 ही रहती है। तो इसलिए हम इसको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं। अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो हैं, मास की होती है किलोग्राम, ग्रेविटी की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम है 1/मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। तो जो उसकी यूनिट निकल के आती है वो आती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ एनी स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब फ्लूइड्स के केस में दोनों आते हैं, लिक्विड्स और गैसेस। तो लिक्विड्स के केस में हमने लिया वाटर और गैसेस के केस में ली हमने एयर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई? एक तो ये इंडिकेट करती है किसी फ्लूइड की डेंसिटी को, दूसरा ये इंडिकेट करती है किसी फ्लूइड की हैवीनेस को। फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि लिक्विड्स के केस में हमने वाटर को ही एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड माना है तो उसको हम 1000 से ही डिवाइड करेंगे। तो 1000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1। तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब कट गया। ये हो गया वाटर का केस। अगर हम सेम यही चीज़ अप्लाई करें मर्क्यूरी के लिए तो क्या होगा? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमने वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना है लिक्विड्स के केस में, तो वो क्या हो जाएगा? 13.6 ऐसे सेम पेट्रोल के लिए हो जाएगा 0.75, डीजल के लिए हो जाएगा 0.85, वुड के लिए हो जाएगा 0.6। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में उन डेंसिटीज़ का यूज़ करना पड़ा और उन डेंसिटीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। दैट इज़ वाई उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए था कि एक छोटा नंबर जो हमें मिल सके, जो हमारी डेंसिटी की वैल्यू भी पूरी कर सके, और हम बाद में अगर हम उसकी डेंसिटी निकालना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको डेंसिटी भी बता सकते हैं। तो ये काम उनको ज़्यादा आसान लगा और उनको ये रिमेंबर करना भी ईजी लगा कि 13.6 याद करना ज़्यादा इजी है बजाय कि 13,580 को या 80 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को याद करने की बजाय। तो उन्होंने 13.6 को याद किया। दैट इज़ वाई इन सभी नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ी। अब जैसे डेंसिटी का केस था कि अगर 1000 डेंसिटी है और पेट्रोल की 750 है तो पेट्रोल जो है वो फ्लोट करेगा और जो वाटर है वो सिंक कर जाएगा। सेम अगर किसी लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1 है और दूसरे लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.75 है तो वो फ्लोट करेगा, और जिसकी ग्रेविटी है 1 वो सिंक करेगा। और आप मोस्टली केसेस में देखोगे कि जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम यूजुअली लिखते हैं कैपिटल जी से, तो जहाँ पे जी होता है वहाँ पे डेंसिटी यानी कि रो का भी यूज़ होता है। डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से। अब एक फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी बहुत आसान है। रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। इट मीन्स अब ऊपर और नीचे कुछ भी हो सकता है, बेशक वो चाहे 1000 डिवाइडेड बाय 750 हो या 750 डिवाइडेड बाय 1000 हो, तो नीचे कुछ भी फ्लूइड हो सकता है और उससे आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी है जो वो है इतनी, तो इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है, और जितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं उनको हम रिलेटिव डेंसिटी तो कह सकते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव डेंसिटीज़ को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कह सकते। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम ये चारों प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और एक्सटेंसिव कौन सी होती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, और जब उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक लोकल प्रॉपर्टी है जो हर जगह सेम रहती है किसी भी फ्लूइड सिस्टम की, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। अब आप कहोगे ये डेंसिटी है वो तो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं एज ए फ्लूइड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2 पानी की बॉटल को मिला देता हूँ और उनकी डेंसिटी सेम है तो ऐसा नहीं होता कि वो 2 मिलके 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का वाटर बना देंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो हर जगह ही सेम रहेगी, फिर चाहे वो एक वाटर बॉटल की बात हो या दूसरी वाटर बॉटल की बात हो, राइट। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं सिस्टम के साइज़ पे और उसके एक्सटेंट पे, जैसे कि टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम,
तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कितना लार्ज मास है किसी भी बॉडी का। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये था आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विस्कोसिटी के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।